Hello students, my name is Ashish Gupta. I serve in PP Savani Center for Excellence as chemistry teacher. PP Savani Center for Excellence is a number one educational institute of Gujarat. It functions to prepare science students for national level competitions like JEE and NEET. Today I will explain solution of solids in liquids. In this category, we will learn many things like lowering of vapor pressure, which is a part of colligative property. There are four colligative property: depression in freezing point, elevation in boiling point, osmotic pressure और एक पहले बोला अभी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. बेसिकली हमें ये चीजें पढ़नी है इस चैप्टर में. इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने सीखा एजियोट्रोप क्या होता है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, एजियोट्रोपिक बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. इस लेक्चर में हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में कंक्लूड करेंगे और फिर दूसरी चीज़ें सीखेंगे जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड. इसके पहले वाले वीडियो में हमने सीखा ग्राफ कैसे बनता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर का, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, एजियोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप. उसके पहले सीखा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप. अभी एजियोट्रोप के बारे में कुछ और सीखेंगे जैसे कि एजियोट्रोप का कंपोजिशन. कुछ एग्जांपल देखते हैं. एथेनॉल, वाटर और प्रोपेनॉल, इनका जब एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनता है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373.15, प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 370 और एजियोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट 370.15. मतलब एजियोट्रोप का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तीनों से थोड़ा कम है. ये हो गया मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप. दूसरा एजियोट्रोपिक मिक्सचर है H2O और एथेनॉल का. H2O का बॉइलिंग पॉइंट 373.15, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 351.3. एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों में से कम, मतलब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज 351.15 केल्विन. जब वाटर 5% बचे, बाकी पूरा 95% एथेनॉल हो, अब अगर इसको हम हीट करें तो जो कंपोजिशन लिक्विड का रहेगा वही कंपोजिशन वेपर का होगा. कंपोजिशन चेंज ना होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका और सेपरेशन नहीं हो सकता, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है. अगला है क्लोरोफॉर्म और वाटर. क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट 334, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373.15. इन दोनों का जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों में से कम, सबसे कम होता है मिनिमम बॉइलिंग. H2O 32% ले हो और नाइट्रिक एसिड 68% हो जाता है जब,
उस कंडीशन में इनको और अधिक सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है। ये मिनिमम सेपरेशन है, ये कंपोजिशन तो बना ही रहेगा। इसके बाद मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373.15, पर क्लोरिक एसिड का 383, इनका जो एजियोट्रॉप है उनका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज़्यादा है, मतलब मैक्सिमम है, ये बनाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप पढ़ने के बाद अभी हम लोग शुरू करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। अभी तक में हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा कंसंट्रेशन, फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, उसके बाद हमने पढ़ा सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, उसके बाद हमने पढ़ा सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड जिसने हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा, गैस इन लिक्विड में हेनरीज लॉ पढ़ा, गैस इन लिक्विड हेनरीज लॉ में आ गया, उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड राउल्ट्स लॉ में आ गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। सॉलिड को लिक्विड में जब डिसॉल्व करते हैं तो जैसे ही हमने शुगर को वाटर में डिसॉल्व करना शुरू किया तो शुगर पार्टिकल्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर हम शुगर को वाटर में ऐड करना कंटिन्यू करें तो हम देखते हैं कि शुगर वाटर में डिसॉल्व होता रहता है। अभी जहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो जो प्रोसेस चल रहा है, शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया और शुगर वाटर में डिसॉल्व होता रहता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिसोल्यूशन। अगर हम डिसोल्यूशन की प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब कि अगर हम वाटर में शुगर ऐड करते जाएं तो हम देखेंगे कि वाटर में शुगर डिसॉल्व होता जाता है। लेकिन एक समय ऐसा जरूर आता है जबकि शुगर डिसॉल्व नहीं होता। इस सिचुएशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर हम इस लिमिट के बाद भी शुगर सॉल्यूशन में शुगर क्रिस्टल्स ऐड करते जाएं तो हम क्या देखते हैं कि जो शुगर हम ऐड कर रहे हैं वो तो डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन जो शुगर पहले से डिसॉल्व है वो सेपरेट होके क्रिस्टल फॉर्म शुगर के क्रिस्टल्स बना देता है, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाता है। हमने सॉलिड शुगर को डिसॉल्व किया तो सॉल्यूशन बना। जब हम शुगर ऐड करते जाते हैं तो सॉल्यूशन बनता जाता है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि हम जब शुगर डिसॉल्व करते हैं तो वो शुगर तो डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन उतने ही अमाउंट का शुगर सॉल्यूशन में से बाहर क्रिस्टल के फॉर्म में जमा हो जाता है। तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के बाहर निकलना और क्रिस्टल फॉर्म करना उसको कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो दो प्रोसेस चल रही होती हैं, एक डिसोल्यूशन, एक रिक्रिस्टलाइजेशन। अब हम सीखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। कौन से रीजंस हैं जिसके चलते सॉलिड किसी लिक्विड में कम या ज़्यादा डिसॉल्व होता है। तो पहला फैक्टर है जिस पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट। दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट और तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर।
एक्चुअल में देखें तो फर्स्ट और सेकंड, नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दोनों को साथ में रख के ही हम सॉल्बिलिटी की बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने शुगर डिजोल्व किया वाटर में तो शुगर वाटर में डिजोल्व हो जाता है। ऐसे ही NaCl वाटर में डिजोल्व हो जाता है। लेकिन अगर हम NaCl को डिजोल्व करें बेंजीन में तो डिजोल्व नहीं होता। क्यों डिजोल्व नहीं होता? क्योंकि सॉल्यूट का नेचर जो है वो आयनिक है। आयनिक होने के कारण NaCl के आयनिक होने के कारण NaCl बेंजीन में डिजोल्व नहीं होता। लेकिन वहीं पे NaCl वाटर पे डिजोल्व हो जाता है। मतलब कोई भी सॉल्यूट किसी भी गिवन सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा या कि नहीं होगा, ये सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि दोनों पे डिपेंड करता है। तो एक कॉन्सेप्ट है इसमें, लाइक डिजोल्व लाइक। कॉन्सेप्ट है लाइक डिजोल्व लाइक। इसका मतलब पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूट को डिजोल्व करेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूट को डिजोल्व करेगा। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसको हम कहते हैं लाइक डिजोल्व लाइक। फिर थर्ड फैक्टर जिसमें सॉलिड की सॉल्वेंट लिक्विड में सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है वो है टेम्परेचर। अगर सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व होना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर सॉलिड का सॉल्वेंट में वाटर में डिसॉल्व होना एंडोथर्मिक प्रोसेस है, देन टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक सिंपल सा रिलेशन यहाँ पे डेवलप करते हैं हम लोग। सॉल्युबिलिटी proportional 1 upon टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। इसको बोलते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। अभी हम लोग सॉल्युबिलिटी पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। $50 grams of saturated aqueous solution of potassium chloride at 30 degrees C is evaporated to dryness when 13.2 grams of KCl were to obtained. Calculate the solubility of KCl in water. गिवन क्या क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है तो 50 minus 13.2 36.8 लिया। फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ KCl, सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो वाटर हो गया 50 minus 13.2 36.8 और
सॉल्युबिलिटी ऑफ KCl हो गया मास अपॉन मास ऑफ वाटर इंटू 100। तो मास ऑफ KCl दिया हुआ है 13.2 ग्राम, मास ऑफ वाटर हमने फाइंड किया 36.8। तो अब सॉल्वेंट का भी मास मिल गया, सॉल्यूट का भी मास मिल गया, W/W% मिल जाएगा 35.87। सॉलिड्स का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी सीखने के बाद अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम सीखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले सीखेंगे इस प्रॉपर्टी को कोलिगेटिव क्यों कहते हैं। कोलिगेटिव कहने का रीजन है, को का मतलब होता है को का मतलब होता है साथ साथ, को का मतलब होता है साथ साथ, इसको हम टुगेदर भी कह सकते हैं। और लिगेर का मतलब होता है LIGARE, लिगेर का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल के साथ साथ रहने का या कि फिर साथ साथ नहीं रहने का फर्क पड़ता है, ऐसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, द प्रॉपर्टीज दैट डू नॉट डिपेंड ऑन आइडेंटिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बट डिपेंड ऑन its number of constituent, how many particles are there, such properties are known as colligative properties. There are 4 types of colligative properties: lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम सीखेंगे। चलिए एक बार फिर से समझते हैं कौन कौन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले है लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट 4th कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले हम सीखेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। According to Raoult's law, lowering of vapor pressure can be calculated as follows. For lowering of vapor pressure, PA equal to P naught A chi A। लेकिन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो
अभी P इक्वल P नॉट ए माइनस 1 अपॉन so P equal P नॉट ए का ए दैट इज इक्वल टू, अभी हम यहाँ पे काय एक की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, P इक्वल P नॉट ए 1 माइनस काय बी। अब ब्रैकेट ओपन करके इसको साइड चेंज कर देते हैं तो काय बी को इस तरफ ले जाओ, काय बी को इस तरफ ले जाओ तो क्या मिलता है, P नॉट ए P इक्वल P इक्वल P नॉट ए P नॉट ए माइनस P नॉट ए काय बी। हम डिराइव कर रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ राउल्स लॉ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, जबकि सॉलिड को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया। इसको सॉल्व करते हैं तो P नॉट ए काय बी इस तरफ लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, P नॉट ए P नॉट ए काय बी P इक्वल, अभी P नॉट ए काय बी इस तरफ लेके आओ तो P नॉट ए काय बी इक्वल टू P नॉट ए माइनस P ए। अब इसको रीअरेंज करें, P नॉट ए को नीचे ले जाओ इस तरफ तो मिल जाएगा अपने को P नॉट ए माइनस P ए, ये P नॉट ए नीचे ले जाओ अपॉन P नॉट ए इक्वल टू काय। तो ये हो गया राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इनटू वोलाटाइल सॉल्वेंट। अभी फिर से यहाँ पे एक टर्म आता है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मतलब हम बोलेंगे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट NVS। जब वोलाटाइल सॉल्वेंट में NVS नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तब वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग होती है उसको इस फार्मूले से डिनोट कर सकते हैं। राउल्स लॉ में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को वोलाटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए ओस्टवाल्ड और वेकर ने एक प्रोसेस सजेस्ट किया है, इसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ओस्टवाल्ड एंड वेकर प्रोसेस। ये प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी भी है। चलिए अब सीखते हैं इसमें
कैसे ये करता है कैलकुलेशन। सबसे पहले बात तो ये है कि आप एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रोसेस वो समझ लीजिए। यहाँ पे कुछ बल्ब हैं, मैंने एक बल्ब मतलब एक इस तरह का कंटेनर है। बल्ब क्या है? बल्ब एक ऐसा कंटेनर है जिसमें दो लिम्ब्स हैं, एक लिम्ब से एयर आ सकती है और दूसरे लिम्ब से एयर बाहर जा सकती है। इस शेप को बोलते हैं बल्ब। तो ओस्टवाल्ड वेकर प्रोसेस में सॉल्यूशन लिया, सबसे पहले सॉल्यूशन लिया, मैंने यहाँ पे दो लिया है कंटेनर। उसके बाद सॉल्वेंट लिया, उसके बाद वेट यूट्यूब में CuCl2 लिया। जब ड्राई एयर यहाँ से होते हुए जाएगी तो ड्राई एयर सॉल्यूशन में से क्या करेगी? वेपर्स लेके जाएगी। अब एयर वेट हो चुकी है, अब फिर वो यहाँ से भी वेपर्स लेके जाएगी, वाटर वेपर लेके जाएगी और फाइनली यहाँ एनहाइड्रस CaCl2 के ट्यूब में पहुंच जाएगी। लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन बल्ब, जो सॉल्यूशन वाले बल्ब हैं उसमें जो वेपर्स है, वाटर वेपर्स हैं, उनका मास कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि जब एयर यहाँ से पास होगी तो वाटर वेपर्स को लेते हुए जाएगी। तो एक तो लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन बल्ब प्रोपोर्शनल PS, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन बल्ब, जितना ज़्यादा सॉल्यूशन का प्रेशर होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे सॉल्यूशन का प्रेशर कम है तो एयर यहाँ से कम एयर लेके जाएगी। अगर यहाँ सॉल्यूशन से बनने वाले वाटर वेपर का प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ से निकलने वाली गैस ज़्यादा वाटर वेपर लेके जाएगी अपने साथ। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिंपल है, लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन बल्ब। अगर प्रेशर ज़्यादा है सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर, तो यहाँ से ज़्यादा वाटर वेपर लेके जाएगा एयर। दूसरा है लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट बल्ब, जितना ज़्यादा सॉल्यूशन बल्ब का प्रेशर होगा उतना ज़्यादा एयर यहाँ पे वेट होके आएगी। अब जब एयर पहले से ही वेट है तो वो और ज़्यादा वाटर वेपर यहाँ पे ले नहीं सकती। तो इसलिए P0A माइनस PA, P0 क्या है कि जो मैक्सिमम ले सकती है जो प्रेशर है सॉल्वेंट बल्ब का, उसमें से माइनस कर दे सॉल्यूशन बल्ब का प्रेशर, तो P0 माइनस PS, ये हो गया लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट बल्ब। फिर टोटल लॉस इन बल्ब इन बोथ सेट्स ऑफ द बल्ब्स, दोनों तरफ के बल्ब के टोटल मास में लॉस, टोटल लॉस मास ऑफ सॉल्वेंट बल्ब प्रोपोर्शनल P0 माइनस PS। P0 क्यों? जितना ज़्यादा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा वाटर वेपर लेके जाएगा यहाँ से। फिर माइनस PS, प्रेशर ऑफ total loss in both set of bulbs proportional PS plus P0 minus PS। टोटल लॉस इन मास, तो यहाँ पे जितना ज़्यादा सॉल्यूशन का प्रेशर होगा उतना ज़्यादा लॉस होगा, मतलब लॉस इन मास प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और फिर यहाँ पे जो लॉस हुआ उसको जोड़ दो, यहाँ पे जो वाटर वेपर को लॉस हुआ उसको ऐड कर दो, प्लस यहाँ पे जो वाटर वेपर को लॉस हुआ उसको ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल लॉस इन वेपर इन मास ऑफ बल्ब बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वेपर्स।
तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पी एस माइनस पी एस, तो पी एस कैंसिल, बचेगा पी नॉट। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये पी एस कैंसिल हो जाएगा, पी एस से पी एस कैंसिल, पी एस से पी एस कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या बचेगा यहाँ पे, अभी यहाँ बचेगा पी नॉट, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, तो ये हो गया लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन पी एस अपॉन पी नॉट, मतलब टोटल लॉस इन बोथ सेट ऑफ बल्ब्स। तो ये हमको यहाँ मालूम है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल मास इन सॉल्वेंट बल्ब, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल मास इन बोथ सेट ऑफ बल्ब्स। तो यहाँ से पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए की वैल्यू हमको यहाँ एक्सपेरिमेंट से मिल गई। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन। तो नाउ पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का पोस्ट वर्ल्ड वेकर प्रोसेस से डिटर्मिनेशन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और लॉज को और अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।